कृपा रोना किसी को सीखना नहीं पड़ता और हंसी सीखने में उम्र निकल जाती है। अब जबकि हमें हंसना आ ही गया है तो सोचती हूँ कि आखिरी दम तक बस हंसती ही रहूं। ये पंक्तियां हैं कल्पना मनोरमा जी की कहानी हंसो हंसो की। नानी की कहानी के बहाने ये कहानी हर उस स्त्री की कहानी है जिसने जीवन भर सबकी सेवा करी, पर उसकी ज़रूरतों को ही नहीं, उसके स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज किया गया। और बेबस लाचार अवस्था में आने पर सारे परिवार ने उन्हें घुट घुट कर जीने को छोड़ दिया। हमने ऐसी स्त्रियां बहुत देखी हैं जिनके लाचार होने पर उनकी खाट पात्रों के पास डाल दी गई, कपड़े हफ्तों महीनों नहीं बदले गए, किसी के पास उनकी बात सुनने का समय नहीं रहा और वो भगवान से अपनी मौत की मन्नतें करती तड़पती रहीं। लेकिन ऐसी औरतें भी रही हैं जिन्होंने अपनी सारी शिकायतें दबा लीं, हर दर्द को स्वीकार कर लिया, पर हर दर्द पर हंसकर, जैसे उसको छोटा साबित करने पर तुली हो। कल्पना जी की कहानी में नानी के माध्यम से एक ऐसा ही स्त्री पात्र है जिसके बारे में वो लिखती हैं। फिर जब खामोशियों की झिड़कियां उन्हें बेतहाशा सुनाई पड़ने लगीं, तब हर उस मौके पर वे हंसकर उसकी अहमियत गिराने लगीं, जो उनके लिए अनिवार्य और कीमती था। लम्हा लम्हा उनके सुख दुख हंसी में बिला गए। कहानी कुछ इस तरह है कि जीवन भर सबके लिए अपने शरीर को भस्म करती रही नानी की आंखों का मोतियाबिंद उतर आने पर भी समय पर उनका इलाज नहीं कराया गया। घर वालों को बार बार अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए जब स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको बिल्कुल कम दिखाई देने लगा, तब एक साथ उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन करवा दिया गया। जब ऑपरेशन गलत हो गया, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तब एक अंधेरा सा पूरे घर में छा गया। घर को किसी तरह से उदासी के अंधेरे से निकालने की कोशिश में हंसना शुरू करने वाली नानी की हंसी भाग्य के मार्ग के साथ, एकाकीपन के साथ और भी बढ़ती जाती है। घर परिवार हो या समाज, जब तक हम उपयोगी होते हैं हम सबके लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन अनुपयोगी होते ही हमारे अपने ही हमें काट कर फेंक देना चाहते हैं। और स्त्रियों के लिए तो ये बात विशेष रूप से कही जा सकती है। नेत्रहीन नानी की दशा का बड़ा ही कारुणिक वर्णन कल्पना जी करती हैं। आंखों की जोत क्या गई, घर से उनकी अहमियत ही चली गई। पहले उनकी खाट अलग हुई, फिर ब्लाउज का मिलना बंद हो गया। बिना बटन ब्लाउज का मिल जाना भी कौन सी बड़ी बात थी। फिर पेटीकोट भी नहीं मिलने लगा। अब नानी एक वस्त्रा रह गई। साड़ी इसलिए बची रही क्योंकि साड़ी वो खुद धोकर नल पे टांग देती थी, इसलिए वो जीवन भर एक वस्त्र ही पहनती रही। खाना भी दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ मिलता वो गाय की सानी की तरह थाली में एक साथ मिलाकर परोसा जाने लगा। पर नानी इस बात पे रो कर किसी की शिकायत नहीं करती, किसी को उल्हाने नहीं देती, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती। वो इन सब दुखों पर हंसती। वो बात बात पे हंसती, बिना बात के हंसती, बेबात के हंसती। हंसी उनकी सहेली बन गई। पर उनकी हर हंसी पर पाठक कराह उठता है। उनकी हंसी दुख की गहराइयों से आ रही है, जो पाठक का कलेजा चीर के रख देती है। इस कहानी को पढ़ते समय मुझे रघुवीर सहाय की कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो। सबको मानने दो कि तुम सब की तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी तलवार की मार, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो। कहानी में भी इस कविता का जिक्र किया गया है और एक जगह वो लिखती हैं कि माँ ने डांटते हुए कहा, जरा तमीज सीखो कृपा, ज्यादा हंसना उस दुख को मौन पीना है जो अपने हिस्से का होता ही नहीं है। इस कहानी ने मुझे कई स्तर पर प्रभावित किया। कथ्य भाषा प्रवाह और शैली के आलोक से निकलने के बाद ये बड़ी बात कहती हुई कहानी लगी, वो बड़ी बात जो एक कहीं ना कहीं शिक्षा गांठ में बांध देती है। दुख और हंसी की इस आंख में चौली में ये कहानी स्त्रियों की दशा को दिखाते हुए भी एक डर उत्पन्न करते हुए महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने का संकेत देती है। अक्सर कोई अपना दुख बहुत हंस कर बता हो रहा होता है, तब खुद को टटोलना होगा कि क्या हम में उसकी हंसी में छुपा उसका दुख पढ़ने की संवेदना विकसित हो पाई है।
हंसी में छिपे दुख के प्रति संवेदना जगाती एक मार्मिक कहानी के लिए कल्पना जी को बधाई।